May I come in, sir? Yes, please do. Good evening, sir. Good evening. Good evening, ma'am. बैठिए 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 बैठिए। Thank you, sir. आप दिव्या हैं? Yes, sir. दिव्या, अपना परिचय दीजिए ताकि आपके बारे में कुछ बुनियादी बातें हमें पता लग जाए और फिर हम आपसे बात कर सकें। सर, मेरा नाम दिव्या है। मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज से की है और पिछले वर्ष यूपीएससी में भारतीय पुलिस सेवा में मेरा चयन हुआ है जी। और मेरी दिनचर्या के कुछ बेस्ट मोमेंट्स में है अपनी मम्मी से बातें करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना और घूमर डांस में मेरी रुचि है। ठीक है, तो आप पहले प्रयास में आईपीएस बनी है, ये आपका सेकंड अटेम्प्ट है? यस सर। अभी आपकी क्या उम्र है? सर 24। अच्छा, तो ज्वाइन क्यों नहीं किया आपने अभी? क्योंकि आप ये मेंस दे रहे थे इसलिए? यस सर। तो कब ज्वाइनिंग की इच्छा है आपकी आईपीएस को? सर ज्वाइन तो कर लिया लेकिन अभी मैं लीव पे हूँ। अच्छा, ज्वाइन कर चुकी है, तो आप आईपीएस हैं पूरी तरह से, इसका मतलब। ठीक है, तो दिव्या, आप हरियाणा राज्य से हैं और हरियाणा में ऐसा कहते हैं कि लोगों की मूल प्रवृत्ति में या मूल प्रकृति में शौर्य और साहस की भूमिका ज्यादा रहती है। यस सर। उसका सम्मान भी ज्यादा है और आईपीएस की नौकरी शौर्य और साहस के लिए सबसे अच्छा मंच है भारत में। इतनी अच्छी नौकरी वही पहले प्रयास में आपको मिल गई, आप वो छोड़ के क्यों आईएएस में आना चाहती हैं? आईएएस ही आपकी प्रेफरेंस होगी ना इस बार? यस सर। क्यों आना चाहती हैं? सर इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे आईपीएस के कंपैरिजन में आईएएस में डाइवर्सिटी ज़्यादा है, हमें वेरियस डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिलता है। तो मैं मेरा ऐसा मानना है कि मुझे ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, वहाँ ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है। और दूसरा सर इसका ये रीज़न है कि मैं हमेशा से गाँव में रही हूँ और मैंने अपने गाँव में प्रशासन का रोल देखा है, तो मेरे गाँव की जो समस्याएँ हैं वो बेसिकली प्रशासन से जुड़ी हुई हैं। तो शायद इस वजह से मैं अपनी पर्सनैलिटी को आईपीएस के कंपैरिजन में आईएएस के लिए ज़्यादा बेहतर मानती हूँ। ठीक है, जैसे हरियाणा की समस्याओं में से एक समस्या है फीमेल फेटिसाइड की। यस सर। मादा भ्रूण हत्या कहना चाहिए, बालिका भ्रूण हत्या। यस सर। आप एक पुलिस अधिकारी के तौर पर पीसीपीएनडीटी एक्ट को ठीक से इम्प्लीमेंट करने में भूमिका निभा सकती हैं। यस सर। ताकि कोई भी अस्पताल, कोई भी लेबोरेटरी भूल से भी ऐसी इंफॉर्मेशन किसी होने वाली माँ को ना दे सके कि उसके पेट में, गर्भ में मादा भ्रूण है। यस सर। या कोई हॉस्पिटल एबॉर्शन सिलेक्टिव तरीके से ना कर सके। बिल्कुल। आईएएस के तौर पर आपकी भूमिका थोड़ी बढ़ जाती है और आपको ऐसी स्थितियां बनानी है कि ये समस्या जड़ से खत्म हो जाए। यस सर। तो मुझे बताइए कि अगर हरियाणा में मादा भ्रूण हत्या की समस्या को जड़ से खत्म करना हो और आप मान लीजिए कि मुख्यमंत्री ने आपको विशेष रूप से ये एक प्रोजेक्ट दिया है और 5 साल का समय दिया है और फंड की कोई कमी नहीं है, तो आप क्या स्टेप्स लेंगे कि हरियाणा से ये समस्या खत्म हो जाए? सर इसके लिए मैं कई लेवल्स पे काम करूंगी। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगी कि जो भी पीसीपीएनडीटी के प्रावधान हैं उसके बारे में सर सबको अवेयरनेस हो, पेरेंट्स को, हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, जो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं, सब जगह, कि क्या उसके लीगल एक्शंस हो सकते हैं इसके खिलाफ। दूसरा सर, जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती है कि वहाँ ऐसा किया गया है तो मैं तुरंत उनका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगी। तीसरा सर, मैं कोशिश करूंगी कि मैं विजिलेंस सेल बनाऊं, इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की रिप्रेजेंटेटिव की हेल्प ले सकती हूं कि तुरंत अगर ऐसा कहीं भी संदेह हो तो मेरे तक तुरंत सूचना पहुंचाई जाए और रेड मारी जाए सडनली, जिससे अगर ऐसा कुछ हो तो हम उसको तुरंत रोक सकें। मुझे ध्यान है कि हरियाणा के एक लेबोरेटरी के एक व्यक्ति से मेरी एक बार बात हो रही थी और मैंने उनसे पूछा कि क्या सरकार इस चीज़ को रोकने में सक्षम हो पा रही है पीसीपीएनडीटी के प्रावधानों के अनुसार? जी सर। तो उसने मुझे बहुत रोचक बात बताई। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या कदम उठाएंगे। उसने बताया कि लेबोरेटरी में डॉक्टर्स और जो स्टाफ है वो पैसे लेता है मरीजों से ये बताने के लिए कि भ्रूण मेल है या फीमेल है। तो मैंने पूछा कि फिर वो फंसते क्यों नहीं? तो उसने बताया कि सर तरीका ऐसा है कि दुनिया की कोई सरकार फंसा ही नहीं सकती है। वो जब रिपोर्ट बनाते हैं सिर्फ इतना बोलते हैं कि रिपोर्ट लेने के लिए मंडे को आ जाना या फ्राइडे को आ जाना। मंडे यानी मेल, फ्राइडे यानी फीमेल। इस लेवल पर जाकर आप कैसे किसी लेबोरेटरी को फंसा पाएंगे? तो इमेजिन कीजिए कि आपके ज़िले में इस स्तर पर चीज़ें हो रही हैं और ये मंडे फ्राइडे तो एक तरीका है, इसके और 1000 तरीके हो सकते हैं। कोई सिर्फ इतना ही तय कर ले कि मैं दाएं हाथ से साइन करूं तो समझ जाना बेटा है, बाएं से साइन करूं तो समझ जाना बेटी है। ऐसे 1000 तरीके हो सकते हैं। इस लेवल पर जाकर कैसे बदलाव करेंगे आप? सर अगर ऐसी मानसिकता है तो वो बेसिकली सोसाइटी के स्तर पर ही चेंज हो सकती है। जब तक सर महिलाओं के लिए समाज में एक्सेप्टेंस नहीं बढ़ेगी, उनको एम्पावर नहीं किया जाएगा, तब तक
लोग सर किसी ना किसी तरीके से दुरुपयोग करते रहेंगे। तो अगर ऐसा दुरुपयोग हो रहा है तो लॉन्ग टर्म में तो मैं सर यही करूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट का काम किया जाए। बेसिकली लड़कियों के लिए ऐसी कोई स्कीम्स लाई जाएं ताकि जो पेरेंट्स हैं वो सर लड़कियों को बोझ ना समझे। और सर ये जो एक्शन हो रहे हैं किसी लेबोरेटरी में, तो इसके लिए सर विजिलेंस सेल ही हो सकती है जो मुझे गुप्त इन्फॉर्मेशन दे दे और मैं उसके लिए एक्शन करूँ। हिंदी साहित्य के आप विद्यार्थी हैं, क्या हरियाणवी साहित्य का योगदान हिंदी साहित्य के विकास में देखा जा सकता है? सर बेसिकली हरियाणा में हिंदी का कोई बड़ा कवि तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस टाइम सर हरियाणा बना नहीं था सेपरेट रीजन, उस समय दिल्ली के आसपास अमीर खुसरो जो हैं उनको सर हिंदी का मतलब हरियाणा के क्षेत्र में इंक्लूड किया जा सकता है। तो सर इन्हीं को मैं मान। हरियाणा के कोई प्रसिद्ध हिंदी कवि या हिंदी उपन्यासकार, हिंदी कहानीकार? सर जिन्होंने हरियाणवी में लिखा है या हिंदी में भी लिखा हो लेकिन हरियाणा से हो? सर एक लक्ष्मी चंद है जी, रागनी लिखी है सर उन्होंने, बेसिकली हिंदी में और हरियाणवी में दोनों में। जो रागिनी हरियाणा में है उसको हिंदी साहित्य के फॉर्मेट्स में किस फॉर्मेट के नजदीक मान सकते हैं? सर कविता में इंक्लूड किया जाएगा। हिंदी साहित्य का विश्व साहित्य को क्या योगदान है? कुछ ऐसे कवियों का, कुछ ऐसी रचनाओं का जिक्र कीजिए जी सर, जो पूरे विश्व साहित्य में अपनी छाप छोड़ने के लिए मजबूत हैं। सर एक तो अभी हाल में जो गीतांजलि श्री को बुकर प्राइज मिला है रेत समाधि के लिए। जी सर अभी तो मैं यही रिकॉल कर पा रही। अगर आपको हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के जितने भी कवि, लेखक, साहित्यकार जो दिवंगत हो चुके हैं, यदि आपको कभी उनमें से किसी एक के साथ मिलने का मौका मिले, यस सर, किससे मिलना चाहेंगी और क्यों? सर मेरे प्रिय कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी। तो निराला जी के बारे में 3 ऐसी बातें बताइए कि हम भी उनको पसंद करने लगे सब लोग। सर एक तो जो उनके राम की शक्ति पूजा है, उस वजह से जो उसमें ओज दिखाया गया है कि किसी भी स्थिति, चाहे हमारे लिए कितनी भी विपरीत स्थितियां हो, फिर भी हम अपने मनोबल से हम स्थितियां अपने पक्ष में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक अच्छे मोटिवेटर थे। यस सर। एक बात हुई, और बताइए। दूसरा सर बेटी के लिए उनका जो प्रेम है सरोज स्मृति में जो दिखता है, तो सर दूसरा मुझे उनकी ये क्वालिटी अच्छी क्या दिखता है? हम नहीं जानते, थोड़ा बताइए, समझा के बताइए। सर सरोज स्मृति में बेसिकली उन्होंने अपने बेटी के लिए वात्सल्य प्रेम प्रकट किया है, जिसकी 2 पंक्तियां हैं कि कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। तो बेटी से प्यार तो हर आदमी करता है, उसमें से क्या खास? लेकिन सर हिंदी साहित्य में बेटी के प्यार के लिए बहुत रेयरली मिलती हैं कोई कविताएं। अच्छा ठीक है, तो और तीसरा सर जो उनका ऐसा व्यक्तित्व था कि वो सर नियमों में नहीं बंधते थे, जैसे सर मुक्त छंद की अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की। तो ये सर नियमों से अलग चलना और अपनी पहचान स्थापित करना, ये एक बार उनका झगड़ा महात्मा गांधी से हुआ था, सुनते हैं। आइडिया है आपको क्या झगड़ा हुआ था? सॉरी सर, मुझे नहीं। कोई बात नहीं सर, आप पूछिए। दिव्या, हरियाणा का नाम हरियाणा क्यों है? सर बेसिकली हरियाणा हरि प्लस आना से है, और इसे सर हरि मतलब भगवान की भूमि कहा जाता है। जैसे सर महाभारत यहाँ हुई और सर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तो इसीलिए इसे हरियाणा कहा जाता है। तो हरि प्लस आना, आना कौन सा ना? न है सर, आना तो न है, लेकिन हमारी हरियाणवी लैंग्वेज में बेसिकली न को न से बोला जाता है। तो इसलिए सर थोड़ा हो जाता है। यस सर। अच्छा, ये बताया कि हरित क्रांति और हरियाणा के जन्म में क्या रिश्ता है? सर हरित क्रांति में हरियाणा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। दोनों के जन्म का रिश्ता क्या है? दोनों के बर्थ में कोई रिलेशनशिप? हाँ सर, हरियाणा का सर पंजाब से सेपरेट 1966 में हुआ था, और हरित क्रांति 20वीं दशक में आई थी। नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना है? यस सर। कौन थे वो? सर हरित क्रांति के जनक। कहाँ के थे? विश्व में हरित क्रांति के जनक। किस देश के नागरिक थे? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। अच्छा, हमने उन्नत बीज का किसी देश से आयात किया था 1965 में। यस सर। फिर एक हमने अपनी प्रयोगशालाओं में उसे विकसित करा के किसानों में वितरण का अभियान चलाया था। यस सर। किस देश से उन्नत बीज का आयात किया था? सॉरी सर। लैब टू लैंड मूवमेंट एक चला था 1966 में। यस सर। जिस साल हरियाणा का जन्म हुआ। यस सर। क्या था वो मूवमेंट? सर उसमें बेसिकली खेती मतलब लैंड से लेके और लैब तक मतलब अनुसंधान उनको जोड़ा गया था, ताकि पूरी चेन प्रोसेस है जो कृषि की, उसमें सर इम्प्रूवमेंट किया जा सके। मतलब पूरी आपूर्ति श्रृंखला। यस सर, आपूर्ति श्रृंखला। और कौन कौन से कदम उठाए गए थे जिससे हरित क्रांति फलीभूत हो पाई? सर एक तो उन्नत किस्म के बीजों का आविष्कार, दूसरा सर सिंचाई की सुविधाएं, कैनाल सिस्टम बिछाया गया था जिससे सिंचाई प्रॉपर हो सके। एफसीआई की स्थापना भी उसी के आसपास हुई थी क्या? एफसीआई क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पीडीएस क्या है?
सर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये भारत में कब शुरू हुआ? सर मुझे एग्जैक्ट। अच्छा, हरित क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि भारत का खाद्य आत्मसुरक्षा हासिल कर पाया। यस सर। अब जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, कृषि समझौता है WTO वाला, उसके वजह से एक दबाव है सरकार के ऊपर कि वो पुरानी सुविधाओं को वापस ले। यस सर। जिसके विरोध में हरियाणा के किसान, राजस्थान किसान, पंजाब के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन से वो प्रावधान हैं कृषि समझौते में जो कि भारत के किसानों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं? सर बेसिकली WTO में ये कहा गया है कि किसानों को कैश के रूप में इंसेंटिव नहीं दे सकते हैं। जितना प्रोडक्शन है उसका डेवलप जो कंट्रीज हैं वो 5% दे सकती हैं और डेवलपिंग 10% दे सकती हैं। अब जैसे सर MSP के रूप में भारत सरकार जो किसानों को MSP के रूप में कैश उपलब्ध कराती है, उनसे खाद्यान्न खरीदती है, वो सर हमारे भारत में 10% से ज़्यादा है। तो बेसिकली इसी के ऊपर WTO में विवाद है। क्या आपको यकीन है कि वाकई 10% से ज़्यादा है? सर रिपोर्ट्स में तो ऐसा अच्छा, ही है। अनाज भंडारण को लेकर भी कुछ नियम में प्रावधान है, फूड स्टोरेज को लेकर क्या प्रावधान है और क्या दबाव है सरकार पर उसके लिए? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर अच्छा। पा रही हूँ। कृषि वस्तुओं के बाजार में विकृति से हम क्या समझते हैं? सरकार के उपस्थिति से कृषि बाजार में किस प्रकार की विकृति आ सकती है? सर गवर्नमेंट की उपस्थिति से जो प्राइवेट मार्केट होता है सर, प्राइवेट सप्लायर्स होते हैं जो खरीदने वाले होते हैं, उनको सर एक ये उनके लिए सर मार्केट में मतलब उनके लिए कमी हो सकती है। अगर गवर्नमेंट आ जाती है तो सर उनके लिए थोड़े ऑप्शंस कम हो जाते हैं। जैसे MSP के ऊपर खरीदना होता है तो सर अगर सरकार खरीदती है MSP के ऊपर या नहीं खरीद पाती है तो प्राइवेट प्लेयर्स को भी उसी रेट पर खरीदना पड़ता है। ये विकृतियाँ हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है, आप तो चूंकि किसान परिवार से आती हैं, हरियाणा के रहने वाली हैं, जो कृषि विपणन संस्थाएं हैं, मंडियां हैं, यस सर। जिससे कि किसानों को बड़ा भरोसा है कि उनसे सहारा मिलता है, यस सर। इसको बंद कर देना चाहिए, ध्वस्त कर देना चाहिए, पूरी तरह से स्वतंत्र बाजार पर आश्रित कर देना चाहिए कृषि उपज को? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो APMC मंडियां हैं उनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ साथ ही प्राइवेट प्लेयर्स को भी सर पूरी छूट होनी चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में अभी जो 3 कृषि कानून लाए गए थे, तो मुझे लगता है सर सिर्फ APMC मंडियों को सर सिरे से खारिज नहीं कर देना चाहिए, उनमें कुछ सुधार करना चाहिए ताकि सर वो अपना कार्टेलाइजेशन ना कर सकें, जिससे किसानों को कम कीमत पर अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर ना होना पड़े। कानून लाकर सरकार ने सही किया था या कानून वापस लेके सही किया? सर बेसिकली ये कानून लाने के पीछे सरकार की इंटेंशन सही थी, लेकिन जो विरोध हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि इसकी प्रक्रिया में कुछ कमी थी। जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे सर अच्छे से बात नहीं की गई। तो मुझे ऐसा लगता है सर कानून का उद्देश्य अच्छा था और कानून निश्चित ही कृषि में कुछ लाभदायक परिणाम उत्पन्न कर सकता था, लेकिन इसके लिए बस डिस्कशन की ज़रूरत थी। पहले किसानों को ट्रस्ट में लेके उनको समझा के उसके बाद सर कानून लाए। किसान फिर धरना पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि वादा खिलाफी हुई है। किन वादों का वो हवाला दे रहे हैं? किन वादों को सरकार ने पूरा नहीं किया? MSP को सर लीगल करने की जो मांग थी उनकी, तो सरकार अभी MSP को लीगल करने के पक्ष में नहीं है। क्या तर्क है सरकार के? सर सरकार का ये तर्क है कि MSP हमेशा से एक नीति रही है, उसे कभी भी लीगल करने की बात नहीं की गई है। अगर सरकार MSP को लीगल कर देती है तो इससे सर गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा फिजिकल बर्डन पड़ेगा और सरकार चाहती है कि हम किसानों के आय को, उनकी लागत को कम करके R&D में निवेश करके बढ़ाएं। इसलिए सर सरकार MSP को लीगल। MG नरेगा के पहले भी रोजगार उत्पादन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलते थे। सरकार नियमित रूप से बेरोजगारी निवारण कार्यक्रम चलाती थी, लेकिन कानून बना देने से सरकार पर एक कानूनी दायित्व पड़ा, दबाव पड़ा। वैसा ही आश्वासन किसान चाहते हैं। नरेगा के अनुभव से निष्कर्ष लेके बताइए कि क्या वाकई MSP कानून बना देना किसानों के हक में होगा या कृषि के पक्ष में होगा? सर मुझे ऐसा लगता है कि नरेगा में बेसिकली 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड किया जाता है। वो सर उन सर अनस्किल्ड वर्कर्स को प्रोवाइड किया जाता है जिनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन किसानों के संदर्भ में सर MSP को लीगल करना इसलिए मुझे ठीक नहीं लगता है क्योंकि एक तो इस पे गवर्नमेंट पे फिजिकल बर्डन पड़ेगा और दूसरा जो सर प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो सर डिमोटिवेट होंगे। ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है सर? इससे कृषि में R&D और सर निवेश ये भी कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है
कि प्राइवेट सेक्टर को हम आगे बढ़ाएं ताकि वो सर पूरी चैन में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करें और हमारे किसान एम्पावरमेंट है, हमें उनको एमएसपी लीगल करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, धन्यवाद दिव्या। थैंक यू सर। दिव्या, थोड़ा सा गियर चेंज करते हैं और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। यस सर। कोई साइंस फिक्शन मूवी देखी है आपने? नो सर। कोई टर्मिनेटर मूवी नाम सुना होगा शायद, सॉरी सर। जिसमें कई सारे रोबोट्स लड़ते हैं आपस में और मनुष्यों को से लड़ते हैं, आपस में भी लड़ते हैं। हाल फिलहाल एक, वैसे तो इलॉन मस्क काफ़ी कुछ कहते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, साइंस फिक्शन की मूवीज़ में जिस तरह से दिखाया जाता था मशीनें लड़ रही हैं बड़ी बड़ी, वो रियलिटी होने जा रहा है। उसकी संभावना जो बहुत अकाल्पनीय लगती थी वो अब रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी में आ गई है। ऐसा क्या कुछ हुआ है जो कि उनको ये स्टेटमेंट देना पड़ा? सर अभी हाल में एआई के क्षेत्र में और रोबोटिक्स के क्षेत्र में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे अभी चैट जीपीटी आया है सर। रोबोटिक्स में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं? कुछ बहुत 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं जो ब्रेक थ्रू आई हैं रोबोटिक्स में, एआई में नहीं। वो क्या आई हैं? सॉरी सर, मैं नहीं रिकॉल उनकी एवोल्यूशनरी ट्रेनिंग की जा रही है, आप उस विषय में देखिए। थोड़ा सा विषय बदलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का एक कॉन्सेप्ट था, एक कैनन था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में अच्छी व्याख्या करी हुई है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है दोबारा। यस सर। क्यों? सर अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली जुडिशियरी की सुप्रीमेसी स्थापित करता है तथा पार्लियामेंट की सोवरेंटी को। कॉन्टेक्स्ट क्या था इस बात का? उनको क्यों उठाना पड़ा ये चीज़? सर अभी जो पार्लियामेंट ने 2050 में एनजेएसी का निर्माण किया था उसे सर सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, तो इस वजह से। आपको खुद अपनी समझ से क्या लगता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर में इतना जो बेसिक के ऊपर जो ध्यान है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी का बेसिक तो डेमोक्रेसी ही होना चाहिए। यस सर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो जिस तरह से एनजैक के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो लॉजिकल है कि नहीं है? कहीं आपको डिस्पैरिटीज दिखती हैं? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान की जो मूलभूत विशेषताएं हैं उनको प्रिजर्व करता है। तो इसके लिए, और हमारे सर संविधान में ये नहीं कहा गया है कि हमारी पार्लियामेंट सोवरेन है, तो इसलिए सर सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस बनाए रखने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर जरूरी है। क्योंकि सर कभी कभी ऐसा होता है कि पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट होती है वो बहुमत में होती है। पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, लेकिन हम तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं, ये तो सैक्रोसैंक्ट है ये चीज़। यस सर। फिर भी आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पोजीशन है वो काफ़ी हद तक ठीक है? सर मुझे ऐसा लगता है जो चेक और बैलेंस की विशेषता है वो बनी रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खुद लागू क्यों नहीं होता चेक एंड बैलेंस? उनको कौन चेक एंड बैलेंस करेगा? हाँ, ये हो सकता है सर, जो अभी कॉलेजियम का सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है और कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो हम एनजेसी को लागू कर सकते हैं, लेकिन कुछ सुधारों के साथ, जिसमें सर जुडिशियरी का भी रिप्रेजेंटेटिव हो और एग्जीक्यूटिव का भी रिप्रेजेंटेटिव हो। भारत एक प्रयास कर रहा है कि ऑफशोर रुपी की मार्केट डेवलप हो। ऑफशोर रुपी या इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी क्या चीज़ हो? सर इसका मतलब ये है कि अभी हाल में डॉलर के मुकाबले में सर डॉलर फ्लक्चुएट होता है, तो भारत का रुपये है वो डिप्रेसिएट होता है। तो इस वजह से इंटरनलाइजेशन ऑफ रुपी का मतलब है कि भारत का जो ट्रेड है वो रुपी में हो। आपने हासमान प्रभाव के बारे में आप जानती हैं? इसमें इसको इंग्लिश में क्राउडिंग आउट बोलते हैं। यस सर। क्या होता है क्राउडिंग आउट? ये सर ऐसे होता है जो फाइनेंशियल मार्केट में जब गवर्नमेंट ज़्यादा डेब्ट ले लेती है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कम स्पेस बचता है, उसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। सपोज कुछ एक फिक्स सेविंग है, सरकार अगर उस सेविंग से बोरो कर रही है, यस सर, इकोनॉमी के लिए तो अच्छा ही होना चाहिए। सरकार भी प्रयास कर रही है, सिग्नलिंग दे रही है मार्केट को कि उसका विश्वास है। यस सर। तो फिर इसको इतना नेगेटिव क्यों देखा जाता है क्राउडिंग आउट को? सर इसको नेगेटिव इसलिए माना जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास बेसिकली कल्याणकारी कार्य करने होते हैं। उसके पास सर जब कल्याणकारी कार्य करता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कम पैसा बचता है, और इंफ्रा के डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तो आपको लगता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लिए प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा सुदृढ़ है या ज़्यादा अच्छे से कैपिटल एलोकेशन कर सकता है और सरकार नहीं कर सकती है? नहीं सर, ऐसा नहीं मानना है मेरा कि सरकार नहीं कर सकती, लेकिन इसके लिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। मतलब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये सब करके कर सकते हैं। मेरा आखिरी प्रश्न चाइना को लेकर है। यस सर। चाइना के इंकर्जन्स हुए हैं अभी हाल फिलहाल में भी। लगभग साल में कितने इंकर्जन्स होते हैं जो चाइना की तरफ से लगातार रहते हैं? सर ऐसे कोई फिक्स तो नहीं है। लगभग रेंज क्या होती होगी? 2, 3, 4, 5? सर
2-3। सैकड़ों में होते हैं, रिपोर्ट कुछ होते हैं बाकी नहीं। अच्छा, ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के बारे में जानती हैं? यस सर। ये वुल्फ वॉरियर नाम कहाँ से पड़ा? सर ये बेसिकली कोई मूवी थी चाइना में, उसके इसका कोई प्रत्यक्ष एग्जांपल दीजिए ना जहाँ पे वो वुल्फ वॉरियर बन के उनके डिप्लोमेट्स हम पे अटैक किया हो, भारत के डिप्लोमेट्स पे। कहीं ऐसा हुआ है क्या? सॉरी सर, मैं अभी तो रिकॉल नहीं कर। श्रीलंका में एक कन्फ्रंटेशन हुआ था इंडिया और चाइना का। यस सर। उसमें काफ़ी तीखी टिप्पणी दोनों तरफ से डिप्लोमेट्स ने करी थी ट्विटर पे। क्या कॉन्टेक्स्ट था, कुछ आपको ध्यान है? सॉरी सर। थैंक यू। सॉरी। दिव्या, यस मैम। ये बताइए, एक तो होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 में जो आए हैं, और एक था हमारा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट यस मैम। 2006 का। इन दोनों के बीच कुछ विरोधाभास है, आपको पता है क्या है? ये दोनों चीज़ों के बारे में जानते हैं? Yes, ma'am. हाँ, तो इन दोनों के बीच कौन सा बिंदु है जो विरोधाभास है? मैम इसमें बेसिकली ट्राइबल्स जो होती हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, उनके राइट्स को लेके विरोधाभास है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में ये कहा गया है कि 4 हेक्टेयर तक अगर लैंड है किसी के पास तो उस पर ट्राइबल्स का अधिकार होगा। लेकिन अभी जो ये रूल्स आए हैं उनमें बेसिकली सरकार ने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इनको बढ़ावा दिया है, तो मैम यहाँ कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है। तो आपको लगता है कि सरकार एक तरीके से जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के जो राइट्स हैं उनको बाईपास करते हुए ये रूल्स बनाया है? गवर्नमेंट ने सिर्फ डेवलपमेंट बोल रहे हैं, लेकिन इन अ वे तो उनके जो हेरिडिटरी राइट्स हैं उसका हनन हो रहा है। मैम इसके लिए गवर्नमेंट बेसिकली जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनको बढ़ावा दे रही है। मैंने वही बोला। यस मैम, लेकिन ऐसा हो सकता है मैम कहीं जो कंट्राडिक्शन है उनको लेके गवर्नमेंट थोड़ा सा उनसे डिस्कस करके, और उन्होंने तो कंसेंट क्लॉज ही हटा दिया है वहाँ से। राउंड 1 क्लियरेंस, राउंड 2 क्लियरेंस, दोनों में से कंसेंट क्लॉज हटा हुआ है, तो कैसे डिस्कशन करेंगे हम? मैम इसके लिए जो ट्राइबल लीडर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए गवर्नमेंट को। तरीके से तो करना चाहिए। यस मैम। वही क्लॉज थे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में Yes, कि ma'am. आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। यस मैम। लेकिन यहाँ पे तो अब गवर्नमेंट क्योंकि ज़्यादा पावरफुल एंटिटी है, ट्राइबल्स उतने पावरफुल नहीं है, Yes, इसीलिए उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में ये कंसेंट क्लॉज डाला गया था, यस मैम। जो कि इसमें हटा दिया गया है। वही मेरा सवाल वहीं पे है कि क्या सरकार अपने तरीके से फॉरेस्ट के ऊपर जिनका हेरिडिटरी राइट होना चाहिए उसको छीनने की कोशिश कर रही है? मैम सरकार का ऐसा इंटेंशन नहीं होगा, लेकिन कुछ मैम हेरिडिटरी राइट्स की वजह से गवर्नमेंट के लिए वहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो जब डेवलपमेंट वर्सेस राइट का जब भी कॉन्फ्लिक्ट आए तो उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं मैम ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मैम गवर्नमेंट को इसके लिए बात करनी चाहिए। अच्छा ठीक है। ये बताइए, इंडस वाटर ट्रीटी बहुत इस टाइम अखबारों में है, खबरों में है, क्या है ये इंडस वाटर ट्रीटी पे क्या चर्चा चल रही है? मैम बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में की गई थी, जिसमें जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो पाकिस्तान को दी गई थी 3 रिवर, और मैम वेस्टर्न है उन पे अधिकार भारत को दिया गया था उनके वाटर। ईस्टर्न वेस्टर्न में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप? वेस्टर्न में भारत और ईस्टर्न में, सॉरी मैम, ईस्टर्न में भारत, वेस्टर्न में पाकिस्तान। हाँ जी हाँ, तो फिर आगे अभी विवाद किस बात पे है? एक बार मैम जो पाकिस्तान है वो मैम उसमें मैम क्लोज है कि अगर आपको यूनिलैटरली उसमें कोई चेंजमेंट करना है तो उसके लिए आप दोनों पक्ष सहमति से करेंगे, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ हेग में चला गया था मैम यूनिलैटरली। तो अभी भारत ने आर्टिकल उसमें 12 है मैम, उसके तहत पाकिस्तान को 90 दिन का नोटिस दिया है कि हमें मैम चेंजमेंट करना है इसमें अपने प्रोजेक्ट चेंज करना है हमें ट्रीटी में। यस मैम। इसमें एक न्यूट्रल एक्सपर्ट का भी कुछ जिक्र आ रहा है बार बार, ये क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट तो आपने बताया, न्यूट्रल एक्सपर्ट की बात क्यों आ रही है बार बार? मैम उस टाइम वर्ल्ड बैंक ने हमारे बीच में मध्यस्थता की थी। कितने स्तर हैं इसमें? अगर दोनों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है भारत पाकिस्तान के बीच, तो कितने स्तर हैं ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के ट्रीटी के तहत? सॉरी मैम एग्जैक्टली नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। अभी हमारे जो रिपब्लिक डे हुआ है उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? मैम मिस्र के प्रेसिडेंट। क्या आपको ये आयरनिकल नहीं लगता है कि हमने एक ऐसे देश को आमंत्रित किया, ऐसे देश के रिप्रेजेंटेटिव को, जिसमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद पाकिस्तान की मदद की है भारत में आतंकवाद फैलाने में, और आज हम उनको चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट करते हैं? क्या रीज़न है भारत के इजिप्ट को इनवाइट करने के? मैम इंटरनेशनल रिलेशंस में बेसिकली कोई भी परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमी नहीं होता है, और इजिप्ट के साथ हमारे रिलेशंस बढ़ाने का ये कारण है कि मैम वहाँ हमारा निवेश है, एक तो $3 बिलियन से ज़्यादा हमने वहाँ निवेश किया हुआ है,
और दूसरा जो अरब वर्ल्ड है उसमें अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हम मिस्र का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद दिव्या। थैंक यू। दिव्या जी, आप आईएएस बनना चाहती हैं। मैं सर के क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि पुलिस सर्विसेज को अगर जेंडर सेंसिटिव बनाना हो यस सर। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें आनी चाहिए। यस सर। इन जनरल मैं बात करूँ, आपकी भी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने बहुत रेयरली देखा है कि किसी की फर्स्ट चॉइस पुलिस सर्विसेज हो, गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? अगर सभी लोग डाइवर्सिटी की तलाश में आईएएस बनेंगे तो फिर पुलिस सर्विसेज में कौन जाएगा? सर बेसिकली इसके अपने अपने पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मेरा सर रीज़न ये है कि ड्यू टू फिज़िकल स्ट्रेंथ आप लगा लीजिए, या मैं जैसा अपना बैकग्राउंड की वजह से सर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने चूज़ नहीं किया। और सर प्रेफरेंस का मुझे लगता है सबका अपना पर्सनल रीज़न होता होगा। ऐसा नहीं है कि इंडियन पुलिस सर्विस कम है इस वजह से या इंटरेस्टेड नहीं है इस वजह से कोई उसको चूज़ नहीं करता है। ओके। आप अपनी मदर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पसंद करती हैं। यस सर। तो निश्चित रूप से आप उनसे काफ़ी प्रभावित भी होंगी, बहुत सी चीज़ें सीखती होंगी उनसे। यस सर। कौन सी चीज़ आप उनसे नहीं लेना चाहेंगे? सर एक दो चीज़ें हैं जो मैं उनसे नहीं लेना चाहूँगी। एक तो सर वो कभी कभी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती हैं। अच्छा। तो ये मैं नहीं लेना चाहूँगी। दूसरा सर टेक्नोलॉजी को लेके उनका थोड़ा सा नहीं है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो ये मैं नहीं लेना चाहूँगी। और बस सर मुझे यही लगता है। अभी हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में ना इंडिया में जो मीडिया की फ्रीडम है उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। जी सर। और हाल ही में हमने देखा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेके भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। आप क्या सोचती हैं, कितना मीडिया फ्री है यहाँ पे, या इस विषय में आपकी क्या राय है? सर बीबीसी के विषय में स्पेसिफिक? बीबीसी नहीं, मीडिया की स्वतंत्रता के विषय में भारत में। सर मीडिया को हमारे संविधान में स्वतंत्रता दी गई है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर मीडिया को इतनी आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए कि किसी व्यक्तिगत इंसान के अधिकारों का हनन हो सके, या सर समाज में कोई टेंशन पैदा हो जिससे। तो मीडिया को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। उसका कार्य सर सरकार के कार्यों की समीक्षा करना और लोगों को अवेयर करना है। तो मुझे लगता है एक सर अनबायस्ड मैनर में और सर पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ उसे सर ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसे सर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। तो उसकी आज़ादी ज़रूरी है, लेकिन सर लिमिट्स के साथ। ओके। चलिए मान लीजिए आप आईएएस बन गई और आपको एक पर्सनल असिस्टेंट दिया जा रहा है। यस सर। और आपके पास चॉइस है एक मेल या फीमेल की। यस सर। और दोनों इक्वली कॉम्पिटेंट है, एकदम बराबर, कोई अंतर नहीं। किसे चुनना पसंद करेंगे? सर हर चीज़ में दोनों बराबर। एकदम इक्वली कॉम्पिटेंट है, कोई अंतर नहीं किसी भी लेवल पे। सर मैं फीमेल को प्रेफरेंस देना चाहूँगी। क्यों? सर क्योंकि चूँकि मैं फीमेल हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक इमोशनल कनेक्ट भी है, और अगर योग्यता में वो दोनों बराबर हैं तो मैं मतलब चाहती हूँ कि महिलाओं को ज़्यादा आगे बढ़ाएं। तो यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है? नहीं सर, आपने बोला कि दोनों बिल्कुल बराबर हैं, किसी भी चीज़ में कम नहीं है, तो मुझे लगता है। अच्छा ठीक है, अपनी कोई दो कमियां बताइए हमें। सर मेरी एक कमी तो ये है सर, मेरा थोड़ा सजेस्टिव नेचर है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मुझे सजेशन नहीं देनी होती है मैं वहाँ भी सजेशन दे देती हूँ, इस वजह से कभी कभी मेरा नुकसान भी हो जाता है। और दूसरा मुझे लगता है सर मैं अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती हूँ, कभी कभी जब प्रेशर में होती हूँ या कुछ काम होता है, तो ये दो भी। ठीक है, थैंक यू सर। दिव्या, आपने बताया कि आपको अपनी मम्मी से बात करना अच्छा लगता है। उनकी उम्र मेरे ख्याल से लगभग 50 के आसपास होनी चाहिए, है ना? ये बताइए कि 50 साल के व्यक्तियों के जीवन में क्या क्या दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, और उन दिक्कतों के समाधान में लेटेस्ट डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या हुए हैं? सर साइंस एंड टेक से रिलेटेड। बाकी बता सकते हैं, कहीं और भी हुआ हो तो? ऐसा कहते हैं कि 40 साल के बाद व्यक्ति में बुढ़ापा धीरे धीरे आने लगता है, अलग अलग फेजेस में अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं। यस सर। तो किस उम्र में क्या दिक्कतें आती हैं? और क्योंकि आप मम्मी से बहुत बात करती हैं तो आपको बताती होंगी ना कि मुझे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो 40 की उम्र से आज की उम्र तक क्या क्या दिक्कतें उनको आई हैं, और आप उनकी बहुत चिंता करती हैं, तो आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि अब 5 साल बाद क्या दिक्कत आने वाली है, 10 साल बाद क्या दिक्कत आने वाली है, और उसके लिए अभी से क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं उन चीज़ों के। सर इसमें एक तो मुझे लगता है कि जो सर इस उम्र में अकेलापन फील होता है, तो सर ये दिक्कत है। तो इसके लिए सर इसकी तो कोई दवाई नहीं आती है।
नहीं सर, मैं टाइम स्पेंडिंग की कह रही हूँ। ठीक है। तो सर मोबाइल फ़ोन पे उनका जो टाइम आप कैसे भी पास कर सकते हैं, मतलब बोल के आप गाने में म्यूज़िक सुन सकते हैं, कुछ देख सकते हैं। ये तो वो उत्तर है जो आप याद करके आई हैं, जी पर मैंने पूछा कुछ और है। मैंने तो ये पूछा कि 40 की उम्र के बाद या उससे थोड़ा पहले से ही सर। जब उम्र बढ़ती है तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं इस उम्र में, और उनके समाधान के क्या क्या तकनीकें हमारे पास हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है कि 40 की उम्र के आसपास 2 साल पहले या 2 साल बाद हर आदमी को पढ़ने के लिए चश्मा पहनना पड़ता है नज़दीक का। यस सर। ये 40 की उम्र में अक्सर 99% केसेस में हो ही जाता है। मैं तो ऐसी बातें जानना चाह रहा हूँ, और क्योंकि आपने लिखा है कि मम्मी से बात करना आपका क्वालिटी टाइम है, यस सर। तो निश्चित रूप से आपको कुछ ज़्यादा पता होगा हम लोगों की तुलना में इस मामले में। जैसे कैल्शियम डिप्लीशन की एक समस्या महिलाओं में मानते हैं कि 40 के बाद आने लगती है, किस उम्र में आती है, और क्या कोई प्रिकॉशंस आपने ली उनके लिए? सर हेल्थ से रिलेटेड तो मुझे लगता है उनके खाने पीने का, जैसे 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 उम्र बढ़ती है जो चीज़ें हम घर में खाते हैं, जैसे हमारे हरियाणा में बेसिकली घी और दूध ज़्यादा खाते हैं, तो वो सर उनको इतना डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है। तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं उनको थोड़ा हल्का भोजन दिया जाए। ठीक है। और दूसरा सर, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे थोड़ा बीपी प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है। तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हम सुबह उनको जॉगिंग पे लेके जाएं। अच्छा, सिलेक्शन के बाद मान लीजिए आपको तमिलनाडु का ऑर्डर मिला यस सर। और आपकी मम्मी ये कहें कि मैं कुछ भी हो जाए अपने घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, जी सर। फिर आप वहां रह के उनका ध्यान यहाँ कैसे रखेंगे? सर वैसे तो मैं उनको साथ ले जाऊंगी। ये सिर्फ आपका चुनना है? नहीं नहीं उनको भी सर, सोचना है इस बारे में? उनका सर है पहले से कि मैं जहाँ जाऊंगी वो मेरे साथ जाएंगे। ठीक ठीक ठीक। ठीक है दिव्या, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। कैसा रहा इंटरव्यू? सर घबराहट हो अभी गई? मेरी तैयारी अच्छे से हुई नहीं है। ये तो ना जिस दिन इंटरव्यू रियल होता है उस दिन भी सुबह लगता है कि तैयारी अच्छे से नहीं हुई, बस 1 साल और मिल जाता है। अगर मुझे आज तक लगता है, अगर मुझे कोई कहे कि इंटरव्यू देना है, मैं कहूँगा बस 2 दिन और पढ़ने दो यार, फिर आऊँगा। तो नॉर्मल बात है। उसके अलावा बताओ। सर और पढ़ना है मुझे अभी। नहीं, वो तो खैर है ही, पढ़ना तो है, वो तो है। देखो एंट्री बढ़िया है, बैठने का स्टाइल बढ़िया है, ड्रेस बढ़िया है। आप ये पहनने वाली साड़ी वहीं पर यही ठीक है, बढ़िया है। इसको पहनने का स्टाइल थोड़ा हरियाणवी किस्म का रखा है ना आपने? नहीं सर, ये मैंने खुद बांधी है तो मुझे आती हाँ, नहीं। थोड़ा हरियाणवी स्टाइल लग रहा है इससे, थोड़ा ठीक से, मतलब मुझे एकदम लगा पहली नज़र में, मैं वही कहूँ ना, तो मुझे एकदम हरियाणा की सुगंध आने लगी अचानक आपके स्टाइल से। तो वहाँ मतलब जो ज़्यादा मानक तरीका है वो बेहतर रहेगा। ठीक है। IPS और IAS वाला आपका डिफेंस ठीक था, बढ़िया था जो शुरुआत में था। बाद में आपने कहा कि IPS इसलिए भी नहीं कि मेरी हेल्थ बहुत ख़राब है। हेल्थ को मतलब इतना मत फोकस करो, 2-3 बार ये बात आ गई है ना। जो शुरू में स्टैंड था ना कि मेरी प्रकृति से उतना मैच नहीं करता, वो ज़्यादा अच्छा स्टैंड है, नेचर पे रखो उसको। हरियाणा की डेवलपमेंट को लेकर, फीमेल फेटिसाइड को लेकर आपके स्टैंड ठीक रहे, लेकिन थोड़ा सा बेहतर मैं उम्मीद कर रहा था कि जब आपसे पूछा गया कि फेटिसाइड की प्रॉब्लम IPS हो गए तो आप छापा मारेंगी, कंट्रोल कर लेंगी, IAS होने पे आप कैसे ठीक करेंगे। काफ़ी बाद में आप इस पर आई कि फिर तो समाज का मिजाज बदलना होगा। यस सर। तो शुरू से ही एक IAS वाली अप्रोच में ना कि जब तक सोशल टेंडेंसीज नहीं बदलेंगी, एटीट्यूड्स नहीं बदलेंगी, कैसे बात बनेगी। उन एटीट्यूड्स को बदलने के लिए क्या पॉलिसी आपकी होगी, ये पूछने की बात थी। जब मैंने कहा कि CM ने आपको सारे अधिकार दिए हैं, फंड दिया है, 5 साल का टाइम दिया है, तो फिर तो आपको गहरे स्तर पर समाधान करने होंगे ना। इन सब प्रॉब्लम से पहले मतलब बना के जाओ पॉइंट्स अपने। फिर मैंने हरियाणवी साहित्य पूछा जानबूझ के, क्योंकि हिंदी साहित्य आप तैयार करके आई थी, हरियाणवी साहित्य बिल्कुल नहीं पता होगा। तो हरियाणवी साहित्य और हिंदी साहित्य में हरियाणवी लोगों की भूमिका थोड़ा सा पढ़िए। सर मैंने वो देखा था, कुछ है एक नहीं। बहुत प्रसिद्ध कवि उदय भानु हंस है, उनके बारे में देखिए, अभी उनकी मृत्यु हुई है, उनको ठीक अच्छे खासे प्राइज मिले थे, और भी कुछ लोग होंगे जरूर। हिंदी लिटरेचर का विश्व साहित्य में क्या योगदान है जब ये पूछा जाए तो आपको बताना है। जैसे तुलसीदास ने इतना बढ़िया महाकाव्य लिखा, सूरदास का वात्सल्य वर्णन दुनिया में उससे कोई मुकाबला नहीं माना जाता है। बिहारी के मुक्तक का जिक्र कीजिए, जॉर्ज ग्रियर्सन पागल हो गए थे कि पूरे यूरोप में ऐसा कभी नहीं है। तो जब लोग कह रहे हैं, यूरोप का आदमी कह रहे हैं कि यूरोप में ऐसा कभी नहीं है, हम उसको नहीं कोट कर रहे, है ना। तो वो सब पॉइंट्स टिप्स पे रखिए। एक्सप्रेशन आपका जनरली बहुत अच्छा है, शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा था, बाद में थोड़ा दबाव में आ गए। एक फिजिकल को आप फिजिकल बोल रही हैं, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए।
और चेंजमेंट कोई शब्द नहीं होता है, चेंज ही बोलना है। चेंज भाववाचक संज्ञा है तो मेंट की जरूरत ही नहीं है। मेंट हम लगाते हैं भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, तो चेंज तो पहली संज्ञा है ना। साइंस चेक पे थोड़ा सा देखने की जरूरत है, लेटेस्ट वाला। कॉलेजियम और बेसिक स्ट्रक्चर पे आंसर ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी भी ठीक है, लेकिन उम्मीद थी कि आप थोड़ा और गहरा बताएंगे। तो जो मुद्दे चल रहे हैं आजकल, जैसे कॉलेजियम है, अब बेसिक स्ट्रक्चर भी चल ही पड़ा है, डिबेट चल पड़ी है, तो इन सब पे टिप्स पे चीज़ें होनी चाहिए। इन पे 10-10 पॉइंट से तुम रिसर्च करके नोट कर लीजिए, और जैसी बात शुरू लगना चाहिए कि किसी खतरनाक व्यक्ति से बात चल रही है। ठीक है, बेसिक सुझाव हमारा है करंट अफेयर्स पे काम कर लीजिए। मेन ऐसा है कि थोड़ा डेप्थ वहाँ लैक हो रही है। मम्मी वाले भी मैंने जानबूझ के थोड़ा चेंज किया सवाल इस बार, कि आप अगर मम्मी से इतना ही बात करने का शौक है तो मम्मी की उम्र में क्या क्या दिक्कतें होती है पता होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगा कि आप वहाँ ब्लैंक हो गए, तो जल्दी से स्टडी कर लो कि 30 की उम्र के बाद से ही किस किस उम्र में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और टेक्नोलॉजी में क्या क्या उसके लिए सॉल्यूशंस हैं। और जब पूछें कि आपकी जॉब के बाद वो अकेली होंगी तब कैसे मैनेज करोगी, ये नहीं कहने कि मैं वो ले जाऊंगी साथ में, उससे लगता है कोई वस्तु है कि उठा के ले जाना है जैसे। तो उनकी चॉइस का महत्व दिखना चाहिए कि उनका फैसला है। और आमतौर पर उस उम्र के लोग बहुत सहज नहीं होते कहीं जाने में। 4 दिन जाएंगे, उसके बाद भाग के वापस आ जाएंगे कि वहीं रहेंगे अपने लोगों के बीच में। तो इन सब इश्यूज पे, क्योंकि आपने वो लिखा है अपनी हॉबी में, बाकी तो आप आईपीएस बनी ही है तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज तो है नहीं। पर चैलेंज ये है कि अगर आप प्रॉपर आईएएस के लायक रहेंगे नहीं लाएंगे तो फिर फायदा नहीं ना पूरे 1 साल की मेहनत का। कम से कम 195 इंटरव्यू में आए और बहुत शानदार सा रैंक आए, तब मजा आएगा। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, स्पेशली करंट अफेयर्स में। शुरू के 10 मिनट का आपका एक्सप्रेशन शानदार था, मैंने लिखा कि शानदार एक्सप्रेशन है। धीरे धीरे जब वो नॉलेज में मामला फंसता गया, वो एक्सप्रेशन डाउन होता गया। तो जब वो नॉलेज आपकी ठीक रहेगी इंटरव्यू तक, तो फिर वो एक्सप्रेशन भी ठीक रहेगा। चिंता की बात नहीं है जरा सी भी। ठीक है।